नमस्ते, वेलकम, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी की आंधी चली और उत्तर प्रदेश की 80 में से 71 सीटों पर कमल खिल गया। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी और बीएसपी गठबंधन कर एनडीए से 9 सीटें वापस छीन ली गई थी। लेकिन 2024 में क्या? 2024 के आम चुनावों में उत्तर प्रदेश के अंदर 18 सीटों पर सरकार और विपक्ष के बीच कांटे की टक्कर नजर आती है। पांचवें फेज के मतदान के दौरान इन्हीं में से 7 सीटों पर मतदान होना है। डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों के बल पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने का इरादा जाहिर कर चुकी है। तो वहीं इस बार अलग अलग राह चल रही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी किसी भी तरह अपनी सीटों को बढ़ाना चाहती है। तो वहीं कांग्रेस के सामने चैलेंज है कि वो अपना पुराना रुतबा, पुरानी जीत वापस हासिल कर पाए। यूपी में चुनावी जंग, असर दिल्ली तख्त पर। यूपी की 7 सीटें, उम्मीदवारों के पसीने छूटे। उलझन में दावेदार, मार्जिन कम पिछली बार। छीनने बचाने का खेल, जंग रोचक, नतीजा बेमेल। चुनाव का 5वां चरण, 7 सीटों पर तगड़ा दंगल। कौशाम्बी, फैजाबाद, अमेठी, चुनाव जंग बड़ी टेढ़ी। पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विकास कार्यों की झड़ियां लगा दी। राम मंदिर की लहर पूरे देश में छाई हुई है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2019 के मुकाबले 2014 वाला चुनावी परिणाम दोहराना चाहती है। मिशन 370 के रास्ते में उत्तर प्रदेश की 7 सीटें 5वें चरण के दौरान बीजेपी के सामने चैलेंज पेश कर सकती हैं। यह वो इलाके हैं जहां पिछले चुनाव में जीत का मार्जिन काफी कम रहा। विपक्ष ने जातीय समीकरण उलझाकर केंद्र सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज रख दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि 5वें चरण के मतदान में एनडीए मैदान को एक तरफा फतेह करता है या बीएसपी के साथ इंडिया ब्लॉक चौंकाते हुए बाजी मार ले जाता है। लोकसभा चुनावों के 5वें चरण में यूपी की 14 में से 7 सीटों पर कांटे की टक्कर है। इन 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इन पर बहुत ही कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। लिहाजा 1 लाख से कम वोटों से जीत वाली सीटों पर बीजेपी कड़ी मेहनत कर रही है। बाकी 1 सीट कांग्रेस के पास है, जिसे अपने पाले में करने के लिए बीजेपी को पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। 20 मई को 5वें चरण में यूपी के 14 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है। इन 14 सीटों में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, जबकि एकमात्र रायबरेली सीट कांग्रेस के पास है। इन 14 सीटों के तहत 71 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 45 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इन 14 लोकसभा क्षेत्रों में फतेहपुर को छोड़ सभी लोकसभा क्षेत्र में 5-5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जबकि फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में वर्तमान के 5वें चरण की 6 सीटें कौशाम्बी, फैजाबाद, मोहनलालगंज, अमेठी, बांदा और कैसरगंज सीट पर बीजेपी को 1 लाख से कम वोटों से जीत हासिल हुई है। इन सभी सीटों पर कांटे की टक्कर है, क्योंकि कम मार्जिन वाली सीटों को विपक्ष भी अपने पाले में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। बीजेपी को इन सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि मतदान प्रतिशत बढ़ने से ही बीजेपी 2 बार से इन सीटों पर जीत दर्ज कर ले रही है। 2009 के लोकसभा चुनावों के आंकड़ों को देखें तो उस चुनाव में मतदान प्रतिशत काफी कम रहा।
जिसका लाभ विपक्ष विशेषकर एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को मिला। 2009 में मोहनलालगंज से लेकर जालौन, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी और केसरगंज सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली, जबकि रायबरेली, अमेठी के अलावा बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा और झांसी सीट कांग्रेस के कब्जे में चली गई। हमीरपुर सीट बीएसपी के पाले में गई थी। सबसे पहले बात कौशाम्बी की। प्रयागराज से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कौशाम्बी का गौरवशाली इतिहास रहा। कौशाम्बी को महात्मा बुद्ध की धरती के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है। ये क्षेत्र रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की वजह से काफी चर्चाओं में रहता है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कौशाम्बी लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने कौशाम्बी से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए विनोद सोनकर पर तीसरी बार दाव खेला है, जबकि समाजवादी पार्टी ने पुष्पेंद्र सरोज को चुनावी रण में उतारा है। वहीं बीएसपी ने शुभम नारायण गौतम को उम्मीदवार चुना है। सभी उम्मीदवारों की नजर यहां के अनुसूचित जाति के मतदाताओं पर है। अगर बात लोकसभा चुनाव 2019 की करें तो बीजेपी के विनोद कुमार सोनकर ने सपा बसपा के संयुक्त उम्मीदवार इंद्रजीत सरोज को 38,722 वोट से हराकर दोबारा जीत दर्ज की। इस चुनाव में विनोद कुमार सोनकर को 3,83,009 और इंद्रजीत सरोज को 3,44,287 वोट मिले, जबकि जनसत्ता दल के शैलेंद्र कुमार को 1,56,406 और कांग्रेस के गिरीश चंद्र पासी को महज 16,442 वोट मिले। वहीं लोकसभा चुनाव 2014 में मोदी लहर के दौरान विनोद कुमार सोनकर ने समाजवादी पार्टी के शैलेंद्र कुमार पासी को 42,900 वोटों से हराकर इस सीट पर कमल खिलाया। इस चुनाव में विनोद कुमार सोनकर को 3,31,724 और शैलेंद्र कुमार पासी को 2,88,824 वोट मिले, जबकि बीएसपी के सुरेश पासी को 2,01,322 वोट मिले। बीएसपी उम्मीदवार शुभम नारायण गौतम रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। प्रयागराज के गोविंदपुर निवासी शुभम नारायण गौतम ईश्वर शरण पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा शुभ नारायण लंबे समय तक वॉमसेफ की सेंट्रल कमेटी के सदस्य रहे। मूल रूप से देवरिया के रहने वाले शुभम नारायण गौतम ने एमए तक की पढ़ाई की है। शुभम नारायण की पत्नी भी पूर्व में बीडीसी रह चुकी है, वो सीईओ के पद से रिटायर हुए हैं। वहीं एसपी उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज की उम्र महज 25 वर्ष है। उन्होंने क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट की पढ़ाई की। पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी मैदान में उतर गए हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन इसी साल हुआ, जिसका सबसे ज्यादा असर फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र पर पड़ने की संभावना है। बीजेपी इस लोकसभा पर 10 साल से काबिज है, लेकिन 2019 में सांसद लल्लू सिंह ने महज 60,000 वोटों से जीत हासिल की। इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद के हौसले 7वें आसमान पर हैं, काफी बुलंद हैं। तो वहीं 5वें चरण की चुनौतीपूर्ण सीट बांदा चित्रकूट पर सबसे अधिक वक्त तक कांग्रेस का ही दबदबा रहा। फिलहाल इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। इसके साथ साथ कैसरगंज में बीजेपी ने वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके सबसे छोटे बेटे करण भूषण सिंह को चुनावी रण में उतार दिया है। इसी साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन का जयघोष भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दिया। जनवरी के बाद से अब तक यह राम भक्तों की कतार टूटने का नाम नहीं ले रहे। आलम यह है कि राम जन्मभूमि मंदिर ने देश के अन्य तीर्थ स्थलों पर भक्तों की संख्या कम कर दी। राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है। राम मंदिर निर्माण को ही जीत का बड़ा आधार मानकर बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनावों में उतरी है। वहीं रामनगरी अयोध्या वाले निर्वाचन क्षेत्र फैजाबाद में 5वें चरण के दौरान यानी 20 मई को वोट डाले जाएंगे। फैजाबाद में पिछले 10 सालों से बीजेपी के लल्लू सिंह का कब्जा है। पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा व्यक्त करते हुए उन्हें चुनावी रण में उतारा है। धामी जी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको हमारे नामांकन में भेजा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोश खरोश के साथ आज नामांकन यहाँ कराया है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ भारी बहुमत से चुनाव चिन्ह जीतेगी। कमल चुनाव चिन्ह जो है वह लाखों लाख मतों से आज चुना। 2019 का लोकसभा चुनाव लल्लू सिंह ने फैजाबाद से 66,000 वोटों से जीता। दोनों ही बार लल्लू सिंह का मुकाबला समाजवादी पार्टी से रहा। इस बार समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारा है। हम बधाई देना चाहते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि फैजाबाद लोकसभा जो सामान्य सीट है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है और यहाँ से मुझे टिकट दिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ। उन्होंने इतबार किया है
यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं पर और विश्वास किया है कि यहाँ की महान जनता अवधेश प्रसाद को मजबूती के साथ जिता करके एक देश और विदेश में एक इतिहास कायम करेगी। उधर बहुजन समाज पार्टी ने सच्चिदानंद पांडे को यहां से टिकट दिया, जो बीजेपी उम्मीदवार के नाम पर विवादित बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, भाजपा सांसद लल्लू सिंह जी जो है, अब मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि वो इतने दिनों से, इतने सालों से वो विधायक, मंत्री और सांसद हैं। अगर उनको इस बात की समझ नहीं है कि संविधान बदला जा सकता है या संविधान में संशोधन हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर जो लोग बैठे हैं वो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। उनको ग्राउंड रियलिटी, उनको डेटा कुछ भी नहीं मालूम है। बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह जहां जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी लल्लू सिंह की घेराबंदी कर उनके जीत के रथ को रोकने की रणनीति में जुटे हैं। वहीं इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है और इस गठबंधन के तहत फैजाबाद सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद वर्तमान में मिल्कीपुर से विधायक है और प्रदेश की पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उधर लल्लू सिंह भी राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वो 2 बार के सांसद बनने से पहले 5 बार अयोध्या के विधायक रह चुके हैं। वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकारों में मंत्री भी रह चुके हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट का मिजाज हमेशा बदला बदला सा रहता है। यहाँ लगभग सभी दलों को जीत मिली है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती है। इनमें मिल्कीपुर को छोड़कर सभी 4 सीट अयोध्या, बीकापुर, रुदौली, दरियाबाद पर बीजेपी का कब्जा है। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ रही है। राजनीतिक दलों के जातीय वर्गीकरण के मुताबिक फैजाबाद लोकसभा सीट पर 52% ओबीसी, 25% सामान्य, 7% मुस्लिम और करीब 16% एससी मतदाता है। वहीं 5वें चरण की चुनौतीपूर्ण सीट बांदा चित्रकूट पर सबसे अधिक वक्त तक कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन आजादी के बाद से अब तक हुए 17 चुनावों में सभी राजनीतिक दलों ने जीत का स्वाद यहां चखा। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। यूपी में बुंदेलखंड इलाके की चुनिंदा सीटों पर शामिल बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट की पहचान पूर्व विदेश मंत्री और काला कांकार प्रतापगढ़ रियासत के राजा दिनेश सिंह के नाम से होती है। बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए आरके सिंह पटेल पर दूसरी बार दांव खेला है, जबकि समाजवादी पार्टी ने पूर्व राज्य मंत्री शिव शंकर सिंह पटेल को चुनावी रण में उतारा, तो वहीं बीएसपी ने मयंक द्विवेदी को उम्मीदवार चुना है। ऐसे में यहां लड़ाई त्रिकोणीय हो चुकी है। अगर लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें, बीजेपी के आरके सिंह पटेल ने एसपी बीएसपी के संयुक्त उम्मीदवार रहे श्याम चरण गुप्ता को 58,938 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। इस चुनाव में आरके सिंह पटेल को 4,77,926 वोट और श्यामा चरण गुप्ता को 4,18,988 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के बाल कुमार पटेल को 75,438 वोट मिले। वहीं लोकसभा चुनाव 2014 में मोदी लहर के दौरान बीजेपी के भैरू प्रसाद मिश्र ने बीएसपी के आरके सिंह पटेल को 1,15,788 वोटों से हराकर करीब 1 दशक बाद इस सीट पर कमल खिलाया। इस चुनाव में भैरू प्रसाद मिश्र को 3,42,066 और आरके पटेल को 2,26,278 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के बाल कुमार पटेल को 1,89,730 तो कांग्रेस के विवेक कुमार सिंह को महज 36,650 वोट मिले। बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण की बात करें तो इस क्षेत्र को ब्राह्मण और कुर्मी बाहुल्य माना जाता है। यहाँ 24.2% अनुसूचित जाति और 21% अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाता हैं। बांदा से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे प्रत्याशियों में कोई 8 करोड़ की संपत्ति का मालिक है तो किसी के पास सिर्फ 50,000 की संपत्ति है, कोई स्नातक है तो कोई सिर्फ हस्ताक्षर करना जानता है। अब जनता को तय करना है कि इनमें से कौन संसद भवन जाएगा। इसके साथ उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट पर भी 5वें चरण यानी 20 मई 2024 को मतदान होना है। 2019 के आम चुनाव में बृजभूषण ने बीएसपी के चंद्रदेव राम यादव को 2,61,000 वोटों से शिकस्त दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट पर वर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके सबसे छोटे बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सीट पर आज तक एक बार भी बहुजन समाज पार्टी जीत नहीं पाई है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से एक कैसरगंज सीट पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चाओं में है। बीजेपी ने एक तरफ यहां से यौन उत्पीड़न के आरोपी 6 बार के सांसद बृजभूषण को मैदान में न उतारकर किसी भी तरीके से विवाद से बचने का प्रयास किया है। साथ ही ध्यान रखने के लिए कैसरगंज और आसपास के इलाकों में उसका दबदबा कम ना हो जाए, बृजभूषण के परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट दे दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के सीनियर वकील भगत राम मिश्रा और बीएसपी ने नरेंद्र पांडे को कैसरगंज सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बीएसपी कैसरगंज सीट पर आज तक अपना खाता नहीं खोल पाई। इस सीट पर सबसे लंबे समय तक सांसद
समाजवादी पार्टी के बेनी प्रसाद वर्मा थे, जो यहां 1996 से लेकर 2009 तक का लोकसभा चुनाव जीते। पिछले 2 चुनावों में यहां बीजेपी के ब्रजभूषण शरण ने जीत हासिल की है। ब्रजभूषण को एक मजबूत ठाकुर नेता के रूप में देखा जाता है, जिनका पूर्वी यूपी में काफी प्रभाव है। हालांकि बड़ा फैसला लेते हुए बीजेपी ने ब्रजभूषण को टिकट ना देकर उनके बेटे को उतार दिया। चूंकि बीजेपी ने उनके बेटे को कैसरगंज से उम्मीदवार बनाया है, इसलिए ब्रजभूषण ने खुद को प्रचार अभियान से भी दूर रखा है। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को गोंडा में कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जब उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता भगत राम मिश्रा को कैसरगंज सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया। मिश्रा की उम्मीदवारी के बारे में पता चलते ही स्थानीय नेताओं के एक समूह ने लखनऊ में शीर्ष नेतृत्व से संपर्क किया। पार्टी द्वारा बाहरी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए जाने पर स्थानीय नेताओं ने आपत्ति जताई। हालांकि शीर्ष नेतृत्व के समझाने और भगत राम का समर्थन करने के लिए कहने के बाद मामला सुलझ गया। भगत राम मिश्रा ने 2004 का लोकसभा चुनाव बीएसपी के टिकट पर लड़ा था और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रुबाब सईदा से लगभग 26,000 वोटों से हार गए। भगत राम काफी समय से राजनीति में सक्रिय हैं और गरीब किसानों और हाशिए पर पड़े लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी कैसरगंज से चुनाव जीत करके जाएगी। उसे जीत ही हो गया। कम से कम 3 लाख वोट से कैसरगंज से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत। क्या रहेगा मुद्दा किसानों का मुद्दा रहेगा, देश के नागरिकों का। कैसरगंज के नागरिकों को जितनी समस्याएं होंगी, कछार में, माझा में, जहां विद्युत नहीं है, जहां सड़कें नहीं है, वो सब बनवाई जाएगी। करीब 17 लाख वोटों वाली कैसरगंज सीट पर ब्राह्मण समुदाय का वर्चस्व। लखनऊ से सटी मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर पर फिर से भरोसा व्यक्त किया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने आर.के. चौधरी और बीएसपी ने राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान पर यहां से दांव लगाया। मोहनलालगंज सुरक्षित सीट पर बहुजन समाज पार्टी को जीत की तलाश है। बीएसपी के गठन के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, अब तक उसका खाता नहीं खुला है। 35% अनुसूचित जाति वोटर होने के बावजूद बीएसपी इस सीट पर अब तक बीजेपी, एसपी और कांग्रेस की काट तलाश नहीं पाई है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में रायबरेली और अमेठी सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। पिछले चुनावों में राहुल गांधी की हार के बावजूद ये दोनों ही सीटें कांग्रेस पार्टी के गढ़ के रूप में जानी जाती हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जीत के लिए चुनावी प्रचार में पूरा जोर शोर लगाती हुई नजर आई। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को अमेठी में हराकर अमेठी का किला फतह कर लिया, मगर बीजेपी को रायबरेली में सोनिया गांधी के समक्ष हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार बीजेपी रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है। गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाली रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर 5वें चरण में चुनाव है। कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी खुद भले ही चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन दोनों ही सीटों पर प्रचार करने के लिए उन्होंने डेरा जमा लिया है। हमने गारंटी को पूरा करके दिखाया है। जैसे ही सरकार बनती है, गारंटी को पूरा करने का काम शुरू होता है। हम यहाँ अब कह रहे हैं कि देश में, केंद्र में हमारी सरकार अगर आएगी तो मेरे किसान भाइयों, आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा, जिससे जब जब आपको जरूरत पड़े, संकट में है, आप वहां जाकर अपने कर्ज माफ करा सकते हैं। आपके लिए जितने भी खेती के सामान हैं, वो सारे जीएसटी मुक्त हो जाएंगे। प्रियंका गांधी की रायबरेली की रैलियों में आ रही भीड़ और उनके तेवरों को देखते हुए पूरे प्रदेश में कांग्रेस सहित गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच हुई सीटों पर प्रियंका और राहुल की रैली और सभाओं की डिमांड करना शुरू कर दिया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को अमेठी में हराकर अमेठी का किला फतेह किया, मगर बीजेपी को रायबरेली में सोनिया गांधी के सामने हार का सामना करना पड़ा। इस बार बीजेपी रायबरेली और अमेठी सीट पर जीत हासिल करना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने रायबरेली में कहा कि राहुल गांधी अमेठी से डरकर भाग आए हैं। रायबरेली में उनके साथ वही होगा जो अमेठी में हुआ। इस रैली में अमित शाह ने मोदी सरकार की कई योजनाओं को गिनाया। यहां पर कई सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये परिवार का सीट है। मैं बहन प्रियंका जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं मेरे परिवार से वोट मांगने आई हूं। बात तो उनकी सही है। रायबरेली वालों ने सालों से गांधी नेहरू परिवार को जिताया है, सही बात है, मगर मैं आज 5 सवाल उनको पूछने आया हूं। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार
रायबरेली कितनी बार आया है भैया बताओ तो जरा। राहुल बाबा या प्रियंका बहन आए हैं? जरा मुझे बताओ, आए हैं क्या? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी का चुनाव गांधी परिवार ही लड़ रहा है, कांग्रेस की स्थिति सही नहीं है। अगर राहुल गांधी को वायनाड से जीत की उम्मीद थी तो रायबरेली से चुनाव के लिए नामांकन क्यों किया? रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस की स्थिति समान है। कांग्रेस को चुनाव में आंतरिक कलह की वजह से नुकसान होगा। एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की वजह से कांग्रेस के लोग पूरा का पूरा किला ढा रहे हैं। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ते। बता दें कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक की दावेदारी की वजह से रायबरेली सीट देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस का गढ़ रही। 2019 में जब बीजेपी के सामने कांग्रेस सारी सीटें गंवा चुकी थी, तब भी रायबरेली से सोनिया गांधी लोकसभा में बड़ी जीत के साथ पहुंची। सोनिया ने यह सीट छोड़ राजस्थान के जरिए राज्यसभा जाना तय किया, जिसके बाद नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस नेता रायबरेली से राहुल गांधी के यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान हो गया। ऐसे में राहुल गांधी के सामने गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत को बचाने की चुनौती है। वहीं अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक किला मानी जाती थी। संजय गांधी से लेकर पूर्व पीएम राजीव गांधी, सोनिया गांधी तक इस सीट से चुनाव लड़कर संसद पहुंच चुके हैं। 2004 से 2014 तक 3 बार राहुल गांधी ने भी इस सीट का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन पिछले चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें शिकस्त दी। ऐसे में इस बार कांग्रेस ने गांधी परिवार की इस विरासत को बचाने के लिए स्थानीय नेता केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। कहते हैं दिल्ली के तख्त का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ऐसे में जो पार्टी देश पर अपना झंडा फहराना चाहती है, उसे उत्तर प्रदेश का किला फतह करना होगा। इस लिहाज से यूपी की चुनौतीपूर्ण सीटों पर जीत हासिल करने के लिए एनडीए और इंडिया अलायंस ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज बीजेपी नेता प्रदेश में प्रचंड प्रचार में जुटे हैं। तो वहीं राहुल गांधी की दावेदारी के बाद कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन ने भी उत्तर प्रदेश को साख का सवाल बना लिया है। प्रियंका ने गांधी खानदान की विरासत वाली सीटों पर जीत हासिल करने के लिए प्रदेश में मानो डेरा डाल लिया हो। ऐसे में लोकसभा चुनाव की सबसे भीषण भिड़ंत उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिल रही है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्ते।